स्वागत है आपका मोर स्टडी पर। और देखिए आज हम ये जो पटवारी का पेपर है दूसरा पेपर हल करने जा रहे हैं भाई, ठीक है ना। इससे पहले हमने 2017 का पेपर देखा था और इस पेपर को आपको देखने के बाद लगेगा आपको कि कुछ ना कुछ जो है ना सेम टू सेम क्वेश्चन जो है इसमें रिपीट हुआ होगा। अगर आपने पिछला सॉल्यूशन देखा है तो लगेगा आपको जीके का क्वेश्चन जो है सेम ही रिपीट हो रखा है मेरे भाई। और ये पेपर आप देख पा रहे हैं 2021 का है, 24/10/2021 को इसको जो है कंडक्ट करवाया गया था। कोड नंबर 104D वाला है, ठीक है ना। वही 150 क्वेश्चन रहता है 300 नंबर का। तो आज हम देखने वाले हैं, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे मेरे भाई। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन निकालता हूँ भाई इसमें से। देखो पहला क्वेश्चन इधर है इसका, ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया था कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसने सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस टाइम के हिसाब से फारूक जफर, ठीक है ना भाई। फारूक जफर ने जो है 2021 में सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। अच्छा 2024 का पूछेगा तो उसका राइट आंसर भी बता देना है आपको। पूछेगा तो बता देना है दोस्तों कि जो है 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार जो है वो शबाना आजमी ने जीता था, ठीक है ना। सहायक अभिनेत्री में सर्वश्रेष्ठ किताब 2024 का किसने जीता है, शबाना आजमी ने। और ये तो 2021 का था तो इससे तो कोई मतलब रहने वाला नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, देखिए आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई जिसके द्वारा वे प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे खरीद और बेच सकते थे। तो उस टाइम पे जो है रिजर्व बैंक द्वारा ये आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम चालू की गई थी, ठीक है। तो ये उस टाइम के लिए था, ठीक है ना। अब 2024 में आरबीआई की जो योजनाएं हैं वो कौन कौन सी है मेरे भाई, मैं बता देता हूँ आपको। आरबीआई की 2024 की योजनाएं जो है वो एक तो आप जानते हैं, देखिए अगर आपने सुना है तो किसान क्रेडिट कार्ड जिसको केसीसी योजना भी बोलते हैं, ठीक है ना। वो आरबीआई ने 2024-25 के लिए अल्पकालिक कृषि ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना को केसीसी के माध्यम से बढ़ाया जाएगा, ठीक है। जिससे किसानों को रियायती ब्याज दर पर ऋण मिल सके। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चालू की गई है। साथ ही एक योजना और थी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। जिसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये भी बोलते हैं, DAY NRLM ये बोला जाता है, ठीक है। और इसको भी जो है आरबीआई ने 2024-25 के लिए जो ये योजना है इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया है कि जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ब्याज का जो अनुदान है उसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके बाद में एक योजना आरबीआई द्वारा शुरू की गई थी, डिजिटल मुद्रा पायलट। तो आरबीआई ने 2024-25 में डिजिटल मुद्रा पायलटों को जो बड़ी विस्तार की योजना बनाई थी जिसमें नए उपयोग के मामले जैसे कि ऑफलाइन कार्य क्षमता और सीमा पर लेन देन शामिल है, ठीक है ना। इस प्रकार की योजनाएं हैं तो आपको याद रखनी है आरबीआई से संबंधित जो भी योजनाएं। और यहाँ पे जो है अपना इसका राइट आंसर हो गया आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 निकाल देते हैं भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था, भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। अभी प्रथम भूतापीय है तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए हमारा है, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। भारत की प्रथम भूतापीय परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी, लद्दाख में स्थापित की गई थी भाई। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो शायद ये 3 नंबर का था। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ये पूछा गया था कि जो मोदी सरकार है निम्न में से कौन वर्तमान में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है। तो उस समय के हिसाब से जो है अनुराग सिंह ठाकुर थे, ठीक है ना। मोदी सरकार में निम्न में से कौन वर्तमान में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है। तो उस समय तो अनुराग सिंह ठाकुर थे, लेकिन वर्तमान में कौन है भाई। वर्तमान में राइट आंसर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अश्विनी वैष्णव राइट आंसर हो जाएगा, जो उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य है, ठीक है ना। अगर वर्तमान का पूछेगा तो अगला क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर पूछा गया था, वह सर्वप्रथम आईएएस अधिकारी कौन है जिसने पैरा ओलंपिक पदक जीता। अभी सर्वप्रथम पूछा है तो ये एक तरह से हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सुहास यतिराज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 6 पूछा गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ 6 वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। भारत के किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्नामित किया गया है। तो ये किया गया था होशंगाबाद। जो परिवर्तित नाम है जितने भी उनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का होशंगाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये पूछा गया था कि भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं कहाँ से शुरू की गई थी। तो शुरू की गई थी चंडीगढ़ से, ठीक है ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था 2021 में, ठीक है। भारत की प्रथम हवाई टैक्सी है तो चंडीगढ़ से शुरू की गई थी और इसको याद रख लेना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। और 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मा टीका कौन सा था। ये तो था जाइकोव टी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई।
अगला क्वेश्चन है पुरस्कार से रिलेटेड है, और ये देखिए पुरस्कार पूछा गया था कि बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर शीर्षक वाली जो नई पुस्तक है निम्न में किसने लिखी थी। तो ये उदय भाटिया द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना। प्रमुख जो पुस्तक है उनके लेखक वो याद रख लेना है, 2024 का जितना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10 वाला पूछा गया था भाई कि भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व जो है कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके बारे में जानना है, रिजर्व करने वाला प्रथम राज्य कौन सा। अभी देखिए प्रथम है ये, है ना, तो ये हमेशा के लिए क्वेश्चन बन चुका है, और ये किया गया था भाई तमिलनाडु में, ठीक है ना। तमिलनाडु में ये जो है रिजर्व स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 11 पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 11, और 11 नंबर का क्वेश्चन है कि बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का, ठीक है ना। बॉक्सिंग करा करो, उनको आपको याद कर लेना है। किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो N2 हर कोई जानता है कि नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया था इसमें, और क्वेश्चन नंबर 12 है इधर है शायद 12, कहाँ है भाई, ये 12 ही था क्या, लाफिंग गैस, अच्छा 12 ही था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 पूछा गया था भाई इसमें कि जो मानव शरीर के फेफड़े हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का है कि वो जो फेफड़े हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, वक्षुआ में स्थित होते हैं, बहुत सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, और मिलान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये मिलान से संबंधित है, तो इसमें देखिए मिला देते हैं। जैसे इसने पहला दे रखा है कि कोरोनरी अटैक, तो अगर आप जानते हैं तो कोरोनरी अटैक जो है संवहनी विस्फारण नहीं होता है, ये हृदय की मांसपेशी को रक्त की आपूर्ति बाधित होने का परिणाम होता है कोरोनरी अटैक, ठीक है। इसके बाद में देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस जो है धमनियों में अवरोध के कारण होता है, ये बात बिल्कुल सही मिला रखी है इसने, ठीक है ना। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है उच्च रक्तचाप की वजह से होता है, ठीक है ना। और यहाँ दे रखा है निम्न रक्तचाप, तो ये गलत हो जाएगा भाई, देखो नाम से ही पता चल रहा है हाइपोटेंशन मतलब ज्यादा की बात हो जा रही होगी, तो हाइपरटेंशन जो है उच्च रक्तचाप की वजह से होता है। जबकि हाइपोटेंशन दे रखा है हृदयघात, तो ये हृदयघात नहीं होता मेरे भाई, हाइपोटेंशन जो है निम्न रक्तचाप का कारण होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी वाला सही मिला रखा है इसने, केवल बी वाला, ठीक है ना। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है धमनियों में अवरोध के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 16 पूछा गया था भाई, और 16 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें पूछा गया था आरवीएम का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है उगता है। आरवीएम का हिस्सा देखिए जमीन के अंदर उगता है भाई, ठीक है ना। आरवीएम का जो हिस्सा खाने योग्य भाग होता है ना, देखिए आरवीएम का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है कहाँ होता है, जमीन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा गया था, इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रेड, अनाज और पास्ता, देखिए फिर से पढ़ते हैं, ब्रेड, अनाज और पास्ता, ब्रेड दिया है, अनाज दिया है, पास्ता दिया है, ये किसका एक अच्छा स्रोत है। तो आप जानते हैं ब्रेड, अनाज और पास्ता जो है कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत होता है। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है ना भाई। ब्रेड, अनाज और पास्ता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का जो ये अच्छे स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, 16 था, 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे भाई, और 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि जो ये प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ठीक है, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर, ठीक है ना, प्रोटीन की कमी के कारण होता है क्वाशियोरकर रोग। इसके अलावा और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, एनीमिया दिया हुआ है, तो देखिए एनीमिया तो प्रोटीन की कमी से भी हो सकता है, लेकिन ये मुख्य रूप से आयरन की कमी के कारण होता है, जानते हैं आप इस बात को, और प्रोटीन की कमी भी इसका एक कारण हो सकती है, लेकिन जब मुख्य रूप से पूछता है ना कि एनीमिया किससे होता है, तो वो आयरन की कमी से दिया जाता है, ठीक है। और जो ये रिकेट्स है आप सभी जानते होंगे, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। और हेमरेज क्या भाई, हेमरेज रक्त का जो थक्का होता है उसमें गड़बड़ी के कारण होता है हेमरेज, है ना, और ये प्रोटीन की कमी से तो कभी होता ही नहीं है भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था, इसमें 18 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, ये देखते हैं, ये देखिए भाई 18 नंबर का क्वेश्चन था कि निम्न को सुमेलित करना है, ठीक है ना, और सुमेलित करके बता देते हैं। देखिए जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश का निर्माण देखिए कुतुब मीनार हो जाएगा, ठीक है ना भाई, कुतुब मीनार की बनाई थी ना इसने, निर्माण का जो है इसको आगे बढ़ाया था इल्तुतमिश ने। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी का संबंध हो जाएगा सीरी से, ठीक है। और इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक है, तो तुगलक का हो जाएगा दौलताबाद को राजधानी बनाया था, ठीक है। और शेरशाह सूरी हो जाएगा पुराना किला, जो कहाँ है, दिल्ली में है मेरे भाई, ठीक है ना। और दौलताबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है।
तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 3-4-1-2 और ये राइट आंसर आपको ए में ही दिख रहा है, ठीक है ना भाई, 3-4-1-2। अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18 और 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ये देख लीजिए 19 नंबर का क्वेश्चन कि भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का काल क्रमानुसार सही क्रम में निम्न में से कौन सा है, बताना इनमें कौन पहले आया था, ठीक है, भारत में। तो बता देते हैं भाई, पटवारी का जैसा एग्जाम हो रही मिलाने वाला ना हो भाई, राजस्थान में तो ऐसा ट्रेंड ही है, ठीक है ना, ऐसा ये कालक्रम वाले क्वेश्चन, मिलान वाले क्वेश्चन, ये सब कथनों वाले क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन आता ही है भाई, ऐसा और ऐसे जानकारी होना भी चाहिए क्योंकि ये तो फेमस व्यक्ति है। देखो यहाँ पे देखिए भाई, हेनशांग है, पाइयान है, टॉमस रो है, तीनों ऐसे हैं जिनके बारे में पढ़े बिना जो है हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम पाहियान की, ठीक है ना। पाहियान ही आया था क्योंकि आप जानते हैं ये जो 4वीं शताब्दी में आ चुका था, बौद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था ये, है ना, और भारत में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए आया था और इसने जो है बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा किया था, ठीक है, पाहियान के बारे में ये हुआ। इसके बाद में आया था हेनशांग, ये भी एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत की यात्रा करी थी, है ना भाई, और ये भी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने आया था, इसने बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा किया इसने भी, ठीक है। अगला था अपने पास में जो आया था वो टॉमस रो था, ठीक है ना, और ये 17वीं शताब्दी में आया था, अंग्रेजी व्यापारी था भाई। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था, अगर आपको पता हो तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा BCA, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, BCA। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है ये कौन सा था, 19 नंबर का था, 20 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, ठीक है, और 20 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे ये वाला, कथनों पे विचार करना है। तो विचार करते हैं भाई, पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। अच्छा तात्कालिक कारण, अच्छा वो छांट लेते हैं जो सबसे पहले हमें आता है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो हमें आता है उसको सबसे पहले देखो भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का स्थानांतरण, ये तो वैसे भी होगा नहीं, ठीक है ना, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण किया जा रहा था, अरे भाई शोषण करेंगे तभी तो क्रांति वगैरह हो जाएगी ना। भारतीय एवं अंग्रेजी सैनिकों के मध्य असमानता थी, ये बात बिल्कुल सही। नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों द्वारा चर्बित कारतूसों की आपूर्ति, ये बात बिल्कुल सही। एक गलत हो जाएगा, बाकी 2-3-4 सही हो जाएगा भाई, 2-3-4 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर जो है 21 पूछा गया था, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। पूछा गया क्वेश्चन है कि जो है मुस्लिम लीग की शुरुआत 1906 अडीस में गठित किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी वो कहाँ की गई थी भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना तो ये की गई थी मेरे भाई ढाका में, ठीक है ना, और ये जो है मुस्लिम हितों को सुरक्षित करने के लक्ष्य से की गई थी 1906 में ढाका में, ठीक है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था भाई। और अगला क्वेश्चन देखिए किसके बारे में, 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि जो ब्रह्मा समाज है, पूछ रहा है कि ब्रह्मा समाज के बारे में, ब्रह्मा समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना, देखिए कहाँ पर और मैं सन बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास में, ठीक है ना भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मद्रास, और 1864 में। क्योंकि जो वेद समाज है ना, इसकी स्थापना के 1864 में जो है केशव चंद्र सेन और श्री दयालु नायडू ने की थी। यह समाज जो है ब्रह्मा समाज के विचारों से प्रेरित था और इसका उद्देश्य क्या था भाई, भाई कुछ भी चीज अगर स्थापित की जा रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, तो इसका उद्देश्य जो है ना जातिगत भेदभाव को समाप्त करना था, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिला शिक्षा को बढ़ाना था, ठीक है ना, इसका इतना काम हो जाएगा। और अच्छा वेद समाज ने जो है एकेश्वरवाद में विश्वास किया और रूढ़िवादी हिंदू धर्म में अंधविश्वासों और कर्मकांडों की निंदा करी है, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 23। इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 23 है, ठीक है ना। 23 क्या पूछा गया था यहाँ पे देखिए, विचार करने का बहुत क्वेश्चन आता है भाई। निम्न वक्तव्य पर विचार करें, दिए गए कूट को सही विकल्प से चुने। राजतरंगिणी कल्याण द्वारा रचित एक पुस्तक है, तो क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताना है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि राजतरंगिणी जो है जम्मू कश्मीर का इतिहास है इसमें, है कि नहीं, तो राइट आंसर लगा देंगे इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास, ठीक है, और जम्मू कश्मीर का इतिहास केवल 2 ऑप्शन सही है भाई इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो ये कौन सा था भाई, 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया था, और 24 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया था INA के युद्ध बंदियों पर मुकदमा चला था, तो ये मुकदमे के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लाल किला, ठीक है ना भाई। लाल किला का दिल्ली, दिल्ली वाला लाल किला, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा ऑप्शन नंबर बी में। जो भारतीय राष्ट्रीय सेना थी INA, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी इंडियन नेशनल आर्मी जो है, वो युद्ध बंदियों पर मुकदमा लाल किले दिल्ली में नवंबर 1945 में शुरू हुआ था भैया, ठीक है ना। और इस मुकदमे में पहले जो है तीन वरिष्ठ INA अधिकारी जो है कौन कौन थे, एहसन खान था, PK सहगल था और GS ढिल्लों शामिल था भाई, ठीक है ना। उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी
इस जो है मुकदमे के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल किला दिल्ली में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई, अगला जो क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और ये मिलान से संबंधित है भाई, ठीक है ना। संविधान सभा की समिति दी गई है और इधर अध्यक्ष दिया गया है। और देखिए इसमें दे रखा है, पहला जो दे रखा है प्रारूप समिति है ना भाई, प्रारूप समिति का जो है ड्राफ्ट किसने तैयार किया था तो इसका हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर कहाँ है इसमें ऑप्शन में, बी आर अम्बेडकर है नहीं भाई ऑप्शन में। प्रारूप समिति तो बी आर अम्बेडकर ही थे ना भाई इसके अध्यक्ष, तो यार इसमें है ही नहीं इसमें ऑप्शन। देखते हैं इधर है क्या, कुछ कर रखा हो भाई इधर से, इधर तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो है प्रारूप समिति का बी आर अम्बेडकर हो जाता और जो मौलिक अधिकार उप समिति है इसका तो जेबी कृपलानी था, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार उप समिति का जेबी कृपलानी हो जाता है यहाँ पे। और संघ संविधान समिति जो है इसके जवाहरलाल नेहरू, ये तो सही मिला हुआ है। और प्रांत समरा पटेल ने, ठीक है ना भाई। तो प्रांतीय समिति जो है सरदार वल्लभ, अच्छा इसने शायद ये गलत युग्म दिया, अच्छा 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 सही है। तो प्रारूप समिति का जो है, प्रारूप समिति का कौन था, बी आर अम्बेडकर था भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गलत दे रखा है, ठीक है ना। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। बाकी ये सभी सही मिला हुआ है। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी जी थे और संघ संविधान समिति जो है नेहरू जी थे और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है ना भाई। और ये जो प्रांतीय संविधान समिति थी इसका कार्य क्या था, प्रांतों के संविधान से संबंधित मामलों का अध्ययन करना था, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा गया भाई, क्वेश्चन पूछा गया सिंपल सा, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल है, कौन कौन शामिल है भाई, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, यही तो शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर से पढ़ लीजिए इसको, किस राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में शामिल है, ठीक है ना, ये पूछा है। तो संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 27 जो है पूछा गया था अगला, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, क्वेश्चन नंबर है अगला, आप ध्यान से पढ़ रहे हैं ना क्वेश्चन को भाई, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है ना। और इसी के तहत तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। अच्छा समिति भी बनी थी, कौन सी समिति थी भाई, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था अगर समिति पूछे तो। और जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था, इतना आपको याद रख लेना है, भाग 4A में है, स्वर्ण सिंह समिति थी, ठीक है। 42वां संविधान 1976 के तहत जो है जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 28 जो है पूछा गया था कि निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे भाई इसमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मालवलंकर, ठीक है ना। इनका नाम पूरा है गणेश वासुदेव मालवलंकर। अच्छा लोकसभा, प्रथम लोकसभा का काल कब था भाई, 1952 से 56 के बीच में, ठीक है ना, 52 से लेकर 56 तक ये जो है प्रथम लोकसभा कार्यकाल था। और इसमें जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालवलंकर, बोले तो गणेश वासुदेव मालवलंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया था अपने पास में ये था 28 और 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं भाई ना। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है, ये काफी बड़ा है, तर्क दे रखा है और क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इसका पहला अभिकथन पढ़ते हैं भाई, ठीक है ना, कौन सा सत्य है बता देना हमें। देखिए पहला कह रहा है यहाँ पे, भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है। तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसमें ब्रिटिश संसदीय मॉडल से काफी समानता है। जैसे कि अगर आपको पता हो तो संसदीय प्रणाली भी जो है अपनी ब्रिटिश संसद से प्रभावित है, द्विदलीय प्रणाली भी वहीं से प्रभावित है, और विधायी प्रक्रिया जो है ये सभी क्या है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली तो है। और दूसरा पूछा कि भारत में संसदीय ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्तियां हैं, ऊपरी सदन के पास। अच्छा भारत में संसद के ऊपरी सदन बोले तो किसको बोलते हैं, ऊपरी सदन राज्यसभा को, और उसके पास क्या है, न्यायिक शक्तियां हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो देखिए ए और आर दोनों सत्य है इसमें है, ए और आर दोनों सत्य इसमें है, ठीक है। और बाकी ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ए आर दोनों सत्य तो है। अभी क्या बोल रहा है, आर ए की सही व्याख्या है। अच्छा आर ए की सही व्याख्या है क्या बताओ, क्योंकि एक तो बोल रहा है कि एक तो बोल रहा है भारतीय संविधान से संबंधित बात और एक बोल रहा है राज्यसभा से संबंधित बात, तो दोनों ही अलग अलग पहलू है ना भाई। तो जो है आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 जो पूछा गया था इसमें, 30 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है लोक सेवा आयोग से
संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है लोक सेवा आयोग से संबंधित है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है 315 जो है लोक सेवा आयोग से संबंधित है, ठीक है ना भाई। अच्छा 315 में क्या है फिर? 315 में क्या, सॉरी 300 जो 16 है ना, 316 अनुच्छेद 316। तो देखिए इसमें जो है ना लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है। जबकि भारतीय संविधान नियम में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है, ये पूछा गया था। तो 315 है जो लोक सेवा आयोग से संबंधित है यहाँ पे, तो फिलहाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है ना। और जो है 315 में है क्या चीजें, लोक सेवा आयोग की स्थापना और संगठन से संबंधित है ये, ठीक है ना। और 316 में क्या है, कार्यकाल से संबंधित है भाई, ठीक है ना। 316 में जो सदस्य नियुक्त करते हैं ना भाई, उनके कार्यकाल से संबंधित है। ये 325 जो अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 325 जो है धर्म, जाति, लिंग या किसी अन्य आधार पर मतदाता सूची में जो किसी व्यक्ति को शामिल करने से संबंधित अयोग्यता के संबंध में इसका प्रावधान है भाई, ठीक है ना। धर्म जाति के आधार पर शामिल कर लेते हैं ना, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 226 में क्या है? अनुच्छेद 226 जो है ना उच्च न्यायालयों को अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 226, ठीक है। और 105 क्या है फिर भाई? 105 जो है संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन था भाई 30 नंबर का। अच्छा 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं इसमें। 31 नंबर का क्वेश्चन निकाल देते हैं भाई। और ये क्वेश्चन है निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया? तो योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित? अच्छा योजना आयोग जो है, योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था, ठीक है, योजना आयोग। और इसको स्थापित किया था जो नीति आयोग बन गया था 2015 में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापित कर दिया गया था इसकी जगह पे, ठीक है ना। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बहुत को ये पता नहीं होगा। देखिए अगर पता है तो कमेंट करके बता देना भाई, ठीक है ना, कि कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष कौन है, ये सभी चीजें याद होनी चाहिए नीति आयोग के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 32 है, 32 नंबर का क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। पूछा है कि भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है भाई? तो भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? इजी क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7516.6 किलोमीटर, ठीक है ना। इसमें जो है मुख्य भूमि की तट रेखा लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है इसके अंदर, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जो किस किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप से जाना जाता है? किसे जाना जाता है भाई? पंजाब के नाम, जो पंजाब है ना, पंजाब को जाना जाता है, ठीक है ना, 5 नदियों की भूमि। आपको याद हो तो इस जो पंजाब में पंज आ रहा है ना पहले, तो पंज का मतलब ही 5 होता है पारसी भाषा में, ठीक है ना भाई। और आब का मतलब होता है पानी। पंज आब है ना, आ रहा है ना वर्ड, तो आब का मतलब होता है पानी, जिसका अर्थ है 5 नदियों की भूमि, ठीक है। तो और 5 नदियाँ कौन-कौन सी? नदी पूछ सकते हैं कौन सी नदी शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये पांचों नदियाँ भाई, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ठीक है ना। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 34 पूछा गया था। और ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि इधर खदान दे रखा है और इधर खनिज दे रखा है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो आपको आता है सबसे पहले वो करके बता दो भाई। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है भाई। राजस्थान की तैयारी करने वाला तो कोई ऐसा होगा ही नहीं जो खेतड़ी के बारे में ना पता हो कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध। अब अच्छा बताइए, ए जो है ना सी से मिल चुका है। ए सी से कहाँ पे है भाई? मतलब तीसरे मिलेगा, या तो बी होगा या फिर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आपको पता चल जाता है कि बी किससे मिलेगा तो आपका राइट आंसर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बी भी बता दो भाई इसमें। अच्छा और खेतड़ी जो है, ये खेतड़ी पड़ता कहाँ भाई? झुंझुनू में पड़ता है खेतड़ी, है ना। और बेला डीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है बेला डीला। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोएस के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ का बेला डीला, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए आप बालाघाट देख पा रहे हैं यहाँ पे, बालाघाट। बालाघाट जो है ना मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है बालाघाट, जो मैग्नीज खनिज खनिज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखिए कालाहांडी, ये भी एक चर्चित स्थान रहता है हमेशा ही, ठीक है ना, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो कालाहांडी कहाँ है भाई? उड़ीसा में पड़ता है कालाहांडी, ठीक है, बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार आया राइट आंसर हो जाएगा अपना। इसमें देख लेते हैं भाई, खेतड़ी 3 से मिल गया, बेला डीला लोएसक से संबंधित है, तो दूसरा जो है 1 से मिलेगा, दूसरा 1 से, मतलब बी में 1, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा ना भाई। तो ये सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसे फिर से देख लेते हैं एक बार इसको, ठीक है ना भाई। खेतड़ी हो गया तांबे से, ठीक है, एक हो गया 3 से, तो एक हो गया 3 से, और बेला डीला हो गया 1 से, लोएसक हो गया, ठीक है ना, दूसरे नंबर का 1 से मिलेगा, दूसरे नंबर का 1 से सी में, ऑप्शन नंबर सी में। बालाघाट हो गया, ठीक है। अच्छा बेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में। बालाघाट कहाँ है भाई? बालाघाट के बारे में बताया मैं कि मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तो ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध हो गया। कालाहांडी कहाँ है भाई? कालाहांडी उड़ीसा में पड़ता है और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बॉक्साइट हो गया। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पर, ठीक है भाई। तो 35 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया इसमें
कि निम्न में से कौन सी नदी मोहना बनाती है? कौन सी नदी मोहना बनाती है भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में नर्मदा, ठीक है ना। नर्मदा नदी क्या बनाती है? मोहना बनाती है भाई। जबकि कृष्णा, महानदी और गोदावरी क्या बनाती है? ये कृष्णा, गोदावरी, महानदी क्या बनाती है भाई? डेल्टा बनाती है, डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा। तो इसके बारे में पूछ सकता है कि डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये तीनों नदियां क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। नर्मदा क्या बनाती है? जो है मोहना बनाती है। अच्छा, मोहना बनाने वाली और भी नदी होगी, तो देखिए नर्मदा के अलावा तापी हो गई, मांडवी हो गई, ठीक है ना। ये नदियां जो है ना मोहाना बनाती है भाई। इसके बाद में देखेंगे, फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना नर्मदा, ठीक है ना। नर्मदा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों नदियां ये डेल्टा बनाती है। नर्मदा के अलावा कौन सा नदी मोहाना बनाई है? तापी और मांडवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 जो है पूछा गया है, निम्न सॉरी एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्टतः पूर्वानुमानित बदलाव क्या कहलाते हैं? इस बदलाव को कहते हैं भाई, अब देखिए इसमें तो पहला ऑप्शन तो दे रखा है पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो पारिस्थितिकी जैव विविधता तो किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो जीवन रूपों की संख्या और विविधता को संदर्भित करती है भाई, ठीक है ना। जबकि जो पारिस्थितिकी अनुक्रम है, ये पारिस्थितिकी अनुक्रम है ना, इस समय के साथ प्रजातियों के मिश्रण में परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। और जातीय प्रचुरता क्या दर्शाती है भाई? जातीय प्रचुरता जो है ना, किसी विशेष क्षेत्र में किसी प्रजाति की संख्या या फिर घनत्व को संदर्भित करती है। जबकि पारिस्थितिकी अनुक्रम पूरे समुदाय के मिश्रण में परिवर्तन को दर्शाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रम जो है पूरे समुदाय में जो है ना, वो पूरे समुदाय के मिश्रण में परिवर्तन को दर्शाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रम सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। पारिस्थितिकी अनुक्रम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 37 नंबर का है, और 37 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पूछ रहा है कि निम्न में से किन के कारण सागरों एवं महासागरों में ज्वार-भाटा आते हैं? तो सागरों और महासागरों में ज्वार-भाटा क्यों आता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है मैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बिल्कुल जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है ना, सूर्य हो या चंद्रमा, इनका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ज्वार-भाटा आता है भाई। जब ये दोनों सूर्य सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के महासागरों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं ना, तो ज्वार-भाटा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिससे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि ये पृथ्वी के निकट होता है ना, इसलिए, ठीक है। और इसके बाद में दिया है पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है, दिया है ना पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो ये किस प्रकार करता है भाई? पृथ्वी के घूमने के कारण एक अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, आप सभी जानते हैं इस बात को, जो गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करता है, ठीक है ना। क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करता है। और ज्वार-भाटा का सिद्धांत क्या है भाई? पूछ सकता है ज्वार-भाटा का सिद्धांत के बारे में कुछ। तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जब समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, इसमें दो उबार बनते हैं जिन्हें उच्च ज्वार कहते हैं। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण इन उबारों के स्थान जो है बदलते रहते हैं, जिससे दिन में 2 बार उच्च ज्वार और 2 बार निम्न ज्वार आता है। इस बात का क्या निष्कर्ष निकला भाई? तो देखो हमने तीनों जो ऑप्शन है उनके बारे में चर्चा करी। तो ज्वार-भाटा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के संयुक्त प्रभाव का ही परिणाम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 38 पूछा गया था, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 सभी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा था कि गलत युग्म को चुनना है आपको, ठीक है ना। तो बताना है कि कौन सा गलत मिला हुआ है इसमें। तो देखिए ऐसा भी नहीं है कि हर कोई सा दे दिया है इसमें मिलाने के लिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है ना, फेमस फेमस चीज़ है वही दिया है भाई। देखिए कान्हा, पन्ना, पेंच, ये सब कहाँ है? एमपी में ही है, ठीक है ना। और ये दक्षिण ग्राम अभ्यारण्य दे रखा है, तो जम्मू कश्मीर में ही है। और यहाँ पे दे रखा काजीरंगा, ठीक है ना, तो ये आसाम में ही है। मधुमलाई दे रखा है यहाँ पे जो एमपी, अच्छा एपी दे रखा है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है भाई, तमिलनाडु में है, ठीक है ना। मधुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। और ये जो है ना, ये नीलगिरी की पहाड़ी उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है भाई, ठीक है ना, मधुमलाई। और ये जो है अभ्यारण्य कर्नाटक और केरल राज्य के साथ भी सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 38 था। और क्वेश्चन नंबर 39 का देखेंगे हम। यहाँ पे पूछ रहा है, हिंदी का क्वेश्चन चालू हुआ यहाँ से, ठीक है ना भाई। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, पूछा था ये कि पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं। तो दे रखा है पहला जगदीश प्रभु ईश, तीनों ही भगवान का पर्यायवाची, ठीक है ना। स्वान, स्वा, कुकुर, ये भी जो है, स्वान का मतलब क्या था? कुत्ता होता है। स्व का मतलब कुत्ता, कुकुर का मतलब भी कुत्ता, तो ये कुत्ते के पर्यायवाची हो गए। काकपाली, कोयल, कोकिल, ये तीनों कोयल का पर्यायवाची शब्द हो गया। सुगा, पीक, मधु, ये जो है ना, देखिए सुगा का मतलब होता है एक तोता, जो पक्षी होता है ना, तोता सभी जानते हैं, उसी को बोलते हैं सुगा। और मधुप जो है ना, मधुप एक भंवरा होता है, भंवरा या भोरा बोलते हैं जिसे, है ना। और पीक का मतलब क्या होता है भाई? पीक का मतलब होता है कोयल। तो देखिए इनमें तो तीनों ही अलग अलग चीजें हैं ये, तो यही तो नहीं है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का मतलब क्या है? तीनों तीनों वर्ड का एक ही अर्थ निकलता है, लेकिन यहाँ तो अलग अलग निकल रहा है। सुगा जो है तोते को बोलते हैं, पीक जो है भौरे को बोलते हैं, मधुप मधुप जो है कोयल को सॉरी, मधुप जो है भौरे को बोलते हैं, और पीक जो है कोयल को बोलते हैं, ठीक है ना।
इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दे रहा है फिर क्वेश्चन नंबर जो 40 है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ईंट का जवाब पत्थर से देना, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना, ठीक है ना भाई। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका सीधा सा मतलब है, सिंपल सा मुहावरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 जो पूछा गया इसमें, पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण? अच्छा देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका मैं एक ट्रिक भी बता दूं आपको कि कैसे पहचानते हैं। जब दो शब्द लगातार आते हैं ना भाई, जैसे पाप पुण्य आ गया, ठीक है ना, दिन रात आ गया, ऐसे शब्द आते हैं लगातार। हालांकि यहाँ पे जो है ना, पाप और पुण्य जो है, इन दोनों का ही जो है दोनों ही स्वतंत्र है एक दूसरे से, क्योंकि जो पाप और पुण्य है ना, इन दोनों के बीच में और का संबंध है। इसलिए यहाँ पे क्या कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना भाई, द्वंद्व समास हो जाएगा। और बहुव्रीहि समास कब होता है भाई? जब किसी चीज की बढ़ाई की जाती है ना, जब बढ़ाई वाली बात बोल दी, जैसे मान लीजिए चंद्रमुखी, देखिए अब चंद्रमा के जैसा मुख है ना, चंद्रमा के समान मुख, तो ऐसा कोई बढ़ाई वाली चीज बोलते हैं ना, तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 जो पूछा गया, 42 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे, विलोम पूछ रहा है भाई, ठीक है ना। विलोम बता देना, सिंपल सा क्वेश्चन है। विलोम का मतलब क्या? उल्टा होना चाहिए ना चीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ निर्मल और निर्मूल। निर्मल का अर्थ होता है शुद्ध या स्वच्छ, और निर्मूल का अर्थ होता है मूल, मूल से रहित, है ना। तो ये दोनों शब्द विलोम नहीं है, अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो इसमें तो नहीं होगा भाई। अगला दिया यहाँ पे सापेक्ष और निरपेक्ष, ठीक है ना। तो सापेक्ष का अर्थ होता है किसी अन्य पर निर्भर होना, और निरपेक्ष का अर्थ है किसी पर निर्भर नहीं होना। ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम है कि नहीं? बिल्कुल है। और घटना घटाना, देखिए घटना घटाना, घटना का अर्थ है कोई कार्य होना, और घटाना का अर्थ है कम करना। ये दोनों शब्द क्रियाएं हैं और एक दूसरे के विलोम नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी जो है, यहाँ पे दे रखा है पर्याप्त और पर्याय। तो पर्याप्त का अर्थ है ठीक ठाक या पर्याप्त मात्रा में, और पर्याय का अर्थ होता है समान अर्थ वाला शब्द या विकल्प। ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम नहीं है मेरे भाइयों, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में सापेक्ष और निरपेक्ष, ठीक है ना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 43 है, ठीक है ना। 43 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो सार्थक शब्द बताना है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है कड़वी बातें सुनने वाला। तो कड़वी बातें सुनने वाला जो है, इसके आगे दे रखा है कटुभाषी। तो देखिए कड़वी बातें सुनने वाले को नहीं बोलते हैं कटुभाषी, क्योंकि जो कटुभाषी का अर्थ होता है कड़वी बातें बोलने वाला, है ना, न कि सुनने वाला। कटुभाषी का अर्थ होता है कड़वी बातें बोलने वाला, और यहाँ पे दे रखा है सुनने वाला, तो ये तो गलत हो जाएगा ना भाई, ठीक है। और इसके बारे में दे रखा है किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैथ में खूब पढ़ते हैं 10वीं क्लास में। देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त कहलाता है। हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सिंपल था भाई, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 44 है और संधि विशेष से संबंधित है। तो देखिए इसमें दे रखा है परोपकार, है ना, और इसका सही संधि विच्छेद कर रखा है भाई, पर प्लस उपकार ही होता है, ठीक है ना। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि हो जाएगी आपकी परोपकार में, कौन सी संधि है? तो परोपकार में संधि है भाई गुण संधि, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ देखेंगे, देखिए जगदीश का जगत प्लस ईस होता है, ठीक है ना। और जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि होती है भाई जगदीश में। इसके बाद पित्र आ गया में, देखिए ये सही है, पित्र प्लस आ गया। नरेंद्र का भी सही है, नर प्लस इंद्र, ठीक है ना। तो ये तो सही दे रखा है इसने, बाकी गलत हो जाएगा बी ऑप्शन वाला 44 नंबर, ठीक है। 44 नंबर में बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हुए क्या पूछ रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए अशुद्ध कौन कौन सा है देख ली, हाथी चलती है, हाथी चलता है भाई, चलती है नहीं। मेरी घड़ी में 4 बजा है, मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, होते हैं भाई। और मैं केवल इतना चाहता हूँ, मैं केवल इतना चाहता हूँ। मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, नहीं होता भाई, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा होता है। तो ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। मैं केवल इतना चाहता हूँ, राइट आंसर हो जाएगा 45 में सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 के बाद में 46 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पे बोल रहा है कि कौन निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ऐसा क्वेश्चन फिक्स है भाई आपकी बार भी, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है, उपसर्ग और प्रत्यय पूछ रहा है हर बार एग्जाम में। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है भाई, ठीक है ना। अगर आपको उपसर्ग और प्रत्यय की अगर नॉलेज है, देखिए पैसे प्रत्यय, पैसे पीछे, पीछे जो लगता है ना उसको प्रत्यय, और उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है इसने चुगलखोर और पथरीला। तो देखिए चुगलखोर में केवल खोर पढ़ते हैं, चुगलखोर, प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे, तो खोर प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। और जो ये दे रखा है पथरीला, तो पथरीला में पथरी मूल शब्द है, और ला क्या है? इसमें प्रत्यय है भाई, ठीक है ना। इसके बाद दे रखा है आपको, दे रखा है दुस्साहस और अनुशासनिक, ठीक है। दुस्साहस और अनुशासनिक दे रखा है। तो दुस्साहस में देखिए दुस जो है ना उपसर्ग, और साहसिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। सॉरी मेरे भाई,
है ना। और अनुशासनिक में देखिए, अनुशासनिक में जो है ना अनु उपसर्ग है, और शासनिक शासनिक देखिए इक प्रत्यय लग रहा है ना भाई, ये शब्द ही पकड़ा हुआ जाते हैं यार, ये ऐसे ही पकड़ में आ जाते हैं सब। इसके बाद में देखिए भरपूर कुरूप लिखा हुआ है, तो भरपूर में भर मूल शब्द है ना, भर मूल शब्द है, और जो है पूर जो है प्रत्यय लगा हुआ है, और कुरूप में जो है ना कुरूप मूल शब्द है। तो यहाँ पे देखिए, और इसके बाद में लिखा हुआ है अनसुनी और पागलपन। अनसुनी में अन उपसर्ग और सुनी में मूल शब्द, सुनी जो है मूल शब्द है, ठीक है ना। पागलपन में देखिए, यहाँ पे देखिए पागलपन लिखा हुआ है, पागलपन में जो है पागल मूल शब्द है, और पन क्या है, प्रत्यय भाई, ठीक है ना। ये जो पागलपन, ये जो पागलपन लिखा हुआ है, तो पागलपन में जो है ना पागल मूल शब्द है, और पन क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। दुस्साहसिक और अनुशासनिक जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। समझ में तो आ गया ना भाई, दुस्साहसिक में दुस उपसर्ग है और साहसिक में भी इक प्रत्यय है, ठीक है ना। और ये क्या पूछ रहा था यहाँ पे, सभी शब्दों में उपसर्ग तथा दोनों उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग और प्रत्यय आ भी रहा है, क्योंकि दुस्साहसिक में जो है ना दुस उपसर्ग है और साहसिक में इक प्रत्यय है, तो उपसर्ग और प्रत्यय आ जाना चाहिए, तो आ गया अपने पास में इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 जो पूछा गया था यहाँ पे, 47 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि शब्द युग्म का अर्थभेद नहीं है, सही सही किसका नहीं भाई। तो यहाँ पे देखिए बताते हैं भाई सही किसका नहीं है। पहला लिखा हुआ है कढ़ाई और कढ़ाई, तो कढ़ाई का अर्थ होता है, देखिए ये जो कढ़ाई लिखा हुआ है ना, ये कढ़ाई कढ़ाई है ना, तो इसका मतलब होता है भाई कठोरता। जबकि इस कढ़ाई का, ये जो कढ़ाई होता है, इस कढ़ाई का मतलब होता है कशीदाकारी, ठीक है ना भाई। तो इन दोनों में अंतर है, इस ये जो कढ़ाई है इसका कठोरता, और कढ़ाई है इसका कशीदाकारी, तो ये तो सही बात है। यहाँ पे लिखा हुआ अर्क और अर्क, ठीक है ना। तो इन दोनों में देखिए अर्क का अर्थ रस होता है, जबकि अर्क का अर्थ जो है ना सूर्य होता है, इस अर्क का मतलब सूर्य होता है, तो यहाँ दिया हुआ है सूर्य, ठीक है, तो ये भी सही है। पानी और पानी, तो देखिए पानी का अर्थ हाथ होता है, ये जो पहला पानी है ना, इसका अर्थ हाथ ही होता है, और इस पानी का अर्थ होता है जल, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जबकि यहाँ दे रखा है अरा और अस्त्र, तो अरा का अर्थ होता है वस्त्र, ये बात सही है, ठीक है ना। और देखिए अस्त्र का मतलब होता है निकलना लेकिन यहाँ देखिए ये अरा नहीं है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अस्त्र लिखा हुआ है, तो ये अरा का मतलब होता है, अरा का मतलब होता है वस्त्र, तो जबकि ये तो अरा नहीं है यहाँ पे, ये तो अस्त्र है और ये अस्त्र है, ठीक है ना। तो अस्त्र का मतलब होता है अर्थ निकलना तो होता है, लेकिन ये अस्त्र का मतलब नहीं होता वस्त्र, अरा का मतलब होता है वस्त्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर जो है 48 नंबर का पूछा गया था, विचार करना आपको, ठीक है ना भाई। देखिए दिया हुआ यहाँ पे क्या करना है इसमें, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध और अशुद्ध बताना है भाई। अगर किसी का हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो बता देना है, ठीक है। अम्लीकरण, देखिए अम्लीकरण नहीं होता है, अमीकरण होता है, अमीकरण ऐसा होता है, अमीकरण, ठीक है ना, ये रहा। तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद में आशीर्वाद लिखा हुआ है, तो आशीर्वाद ऐसे नहीं आता भाई, आशीर्वाद ऐसे आता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसे आता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद में देखिए राजाधिष्ठान, राजाधिष्ठान ये बिल्कुल सही लिखा हुआ भाई इसने, राजाधिष्ठान। सदुपदेश जो लिखा हुआ है ये भी बिल्कुल सही है, तो 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 4 बी में दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है 49, और 49 में पूछा गया था अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द दिया हुआ भाई, ठीक है ना। तो देखते हैं अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का मीनिंग क्या क्या निकलता है यहाँ पे। जो है इसमें दे रखा है पहला इसने कि कस्टोडियन का मतलब क्या होता है, अभिरक्षक, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, क्योंकि कस्टोडियन का जो मतलब होता है ना, वो किसी चीज का जो है संरक्षक ही होता है, किसी चीज या व्यक्ति की देखभाल करने वाला, जिसको संरक्षक भी बोलते हैं, उसको कस्टोडियन ही बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रमोशन दिया हुआ है, तो ये पदावनति, पदावनति नहीं होता भाई, पदोन्नति होती है, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन होता है पालन करना नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है ना। और ऑथेंटिकेशन का मतलब स्पष्टीकरण नहीं होता भाई, प्रमाणीकरण होता है, सत्यापन करना होता है, किसी चीज को प्रमाणित करते हैं ना भाई, उसके लिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो स्पष्टीकरण तो क्लियरिफिकेशन होता है, तो ये नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कस्टोडियन, ठीक है ना, अभिरक्षक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर जो 50 है, पूछ रहा है कि वोकेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द जो नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोकेशन वाले का व्यवसाय, ठीक है ना भाई। शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, वोकेशन का मतलब क्या होता है, व्यवसाय, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 50 तक पहुंच गया भाई, है ना। और 50 के बाद में डायरेक्ट कैसे आया भाई, 51 आया, ठीक है ना। और ये 51 का जो है इंग्लिश का क्वेश्चन आया भाई यहाँ से, और इसको पढ़ पढ़ के जवाब देना इंग्लिश का। तो ये था भाई जीके वाला क्वेश्चन, और इंग्लिश को छोड़ देते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है ना, इंग्लिश को स्किप करते हैं इसमें से।
यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से लेते हैं भाई, ठीक है ना। कंप्यूटर का जो 61 वाला क्वेश्चन है, यहाँ से चलते हैं, कंप्यूटर का करते हैं भाई। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा इसने, जब एक बार आप जो है उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, ये लक्षण क्या कहलाता है? तो ये लक्षण क्या कहलाता है भाई? ऑटोमेटिक कहलाता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपने एक बार जैसे मोटर होता है ना, मोटर कभी कभी हम उसमें वो लगा देते हैं ऑटो स्टार्ट, तो एक बार आपने अगर ऑटो चालू कर दिया तो फिर आपको इसका कोई हाथ लगाने का जरूरत नहीं है, लाइट आएगा चल जाएगा वो अपने आप, ठीक है ना। ऐसे ही ऑटोमेटिक कंप्यूटर का सिस्टम है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 62 पूछा इसने कि जो गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को नियमित रिफ्रेश करना जरूरी होता है भाई, ठीक है ना। रिफ्रेश नहीं करेंगे ना तो खो जाएगा डाटा, ठीक है। गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को नियमित क्या करना चाहिए? रिफ्रेश करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 63 है, 63 पूछ रहा भाई, है ना, निम्न में से कौन सा जो है एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन रूपांतर नहीं है? तो ये क्वेश्चन जो है 2017 के पेपर में सेम टू सेम पूछा था भाई। इसमें 2-3 क्वेश्चन थे कि वो पहले जो प्रचालन तंत्र ऑटोमेटिक सिस्टम था ना, वो भी 2017 में पूछा था, सेम टू सेम ही आया भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही रिपीट है। देखिए 17 का 21 में रिपीट हुआ सेम टू सेम। तो आप जानते हैं अगर विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा और विंडो 10 सभी जो है ना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के वैध संस्करण होते हैं, जबकि विंडो 9 कोई ज्ञात विंडो संस्करण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो 9, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रचालन तंत्र वर्जन का रूपांतर नहीं है ये विंडो 9। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 63 था और क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था इसमें कि निम्न में से कौन सा इनपुट यूजर प्रोग्रामेबल है? तो कौन सा यूजर जो है, कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है ना। इंटेलिजेंट टर्मिनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है इसमें सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग क्षमता होती है, जो क्या करता है डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज और डेटा को प्रसारित करने में सक्षम होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसमें एक ऑप्शन दे रखा है, ये वीडीटी क्या होता है भाई? वीडीटी जो है ना एक डिस्प्ले स्क्रीन और एक इनपुट डिवाइस है जो डेटा को प्रदर्शित करती है और इनपुट करने के इस्तेमाल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी जो है ना डम डम टर्मिनल की तरह ही होती है। अच्छा, इस ये जो स्मार्ट टर्मिनल दे रखा है इसने, स्मार्ट टर्मिनल, ठीक है। ये स्मार्ट टर्मिनल क्या होता है भाई? स्मार्ट टर्मिनल में डम टर्मिनल से ज्यादा प्रोसेसिंग क्षमता होती है और जो है ना कुछ हद तक डेटा प्रोसेसिंग और डेटा भंडारण कर सकता है ये स्मार्ट टर्मिनल। अच्छा, डम टर्मिनल क्या होता है? डम टर्मिनल जो है, डम टर्मिनल में जो ना डेटा को इनपुट करने और डिस्प्ले करने की क्षमता होती है। डम टर्मिनल के अंदर डेटा को इनपुट करने और डिस्प्ले जो है करने की क्षमता होती है, लेकिन जो है ना इसमें खुद की प्रोसेसिंग क्षमता नहीं होती, किसी अन्य कंप्यूटर पर निर्भर रहता है डम टर्मिनल जो है। तो इसका इस प्रकार ये ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर इंटेलिजेंट। इसको मिटाता हूँ वापस से, इंटेलिजेंट टर्मिनल जो हो जाएगा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, 65 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें, एक जो है कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक एक बाद में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है भाई? कंपाइलर कहलाता है, ठीक है ना। कंपाइलर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर, ठीक है ना भाई, कंपाइलर हो जाएगा। अच्छा, ये इंटरप्रेटर क्या है? तो ये जो इंटरप्रेटर है ऐसा प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा के कोड को एक लाइन करके अनुवादित करता है ना और उसको निष्पादित करता है, ये इंटरप्रेटर का काम होता है। और फिर देखा आपको सिमुलेटर, ठीक है ना, इसका इंग्लिश में भी नाम सिमुलेटर होता है भाई। एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी वास्तविक प्रणाली के व्यवहार का अनुकरण करता है ना। और कमांडर है, तो कमांडर क्या होता है? किस प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामों को आदेश देता है ना। समझ लीजिए एक ऐसा व्यक्ति कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोग्राम को आदेश देता है ना भाई, ऐसा है। तो इस प्रकार इसका तो राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर, ठीक है ना। उच्च स्तरीय भाषा को देखिए मशीनरी भाषा में परिवर्तित कर देता है कंपाइलर। और ये पिछली बार यकीन माने पिछली बार का पेपर का आपने देखा ना 17 वाला, तो उसमें सेम क्वेश्चन था, है ना। तो लगभग कंप्यूटर तो पूरा रिपीट हुआ है समझिए इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं जो है 66, ठीक है। और दे रखा है यहाँ पे जो प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और एडिस के पदों में मापा जाता है, तो इसको किसके रूप में मापा जाता है भाई? राइट आंसर हो जाएगा इसका रिजोल्यूशन, है ना। रिजोल्यूशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्लॉटर की ये सटीकता होती है उसको रिपीटेबिलिटी और रिजोल्यूशन के पदों में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजोल्यूशन, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए अगर आप रिजोल्यूशन के बारे में हम थोड़ा और जाने, तो रिजोल्यूशन जो है ना प्लॉटर द्वारा उत्पादित छवि में विवरण की मात्रा है, और जो उच्च रिजोल्यूशन वाली छवि में अधिक विवरण होंगे और इस प्रकार अधिक सटीक होगी, ठीक है ना, जिसका रिजोल्यूशन ज्यादा होगा। और रिपीटेबिलिटी क्या? ये प्लॉटर की एक ही बिंदु पर बार बार रेखाएं खींचने की क्षमता होती है, रिपीटेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे हम।
और 67 नंबर का क्वेश्चन है कि जो विंडो 95, विंडो 98 और विंडो एनटी को किस रूप में जाना जाता है? इनको किस रूप में जानते हैं भाई? इनको जानते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई जो विंडोज 95 है, विंडोज 98 है और विंडोज एनटी जो है, इनको ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं। जैसे मान लीजिए यदि डोमेन नेम होता है ना, डोमेन नेम, तो डोमेन नेम तो क्या होता है भाई? ये कंप्यूटर में सिस्टम को इंटरनेट पर पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला है, किया जाता है इसका, ठीक है ना। और मोडेम क्या होता है? ये एक उपकरण है जो कंप्यूटर के टेलीफोन लाइन के माध्यम से नेटवर्क से कनेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है, मोडेम। और प्रोसेसर क्या होता है भाई? कंप्यूटर हार्डवेयर, ये जो है कंप्यूटर हार्डवेयर का घटक है जो गणना करता है और निर्देशों को निष्पादित करता है, प्रोसेसर, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम देखने वाले हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपने पास में जो है 68 है ना, 68 का नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न में से कौन से घटक आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड फीड, ठीक है ना, वर्ड फीड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वर्ड फीड इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, देखो मेरे भाई क्या पूछा है क्वेश्चन ने, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको मिटा के पूछ रहा है कि एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है, पूछा है ना, तो वर्ड फीड से हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए जो वर्ड फीड जो होता है, वर्ड फीड प्लेस होल्डर है जो डेटा को एक स्टोर और प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, डेटा को स्टोर और प्रदर्शित करता है वर्ड फीड्स, है ना। सरल कार्य करता है, जैसे जैसे मान लीजिए वर्तमान में दिनांक या वर्तमान पृष्ठ संख्या लौटाना, लेकिन वे उससे कहीं अधिक है, ठीक है ना, तो वर्ड फीड में ऐसा काम किया जाता है भाई। और यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, लिखा हुआ डेटा सोर्स। डेटा सोर्स भी क्या होता है? डेटा सोर्स एक दस्तावेज होता है, दस्तावेज स्प्रेडशीट या डेटाबेस है ना, जिसमें नाम, पते और फोन, ये सब कुछ लिखा जाता है, इसी जानकारी है, ठीक है, डेटा सोर्स के अंदर। और मेन डॉक्यूमेंट के अंदर, मेन डॉक्यूमेंट में क्या होता है? वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशन में यह ऐसा दस्तावेज होता है जो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा दस्तावेज जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स होते हैं, जो मर्ज किए गए दस्तावेज के प्रत्येक संस्करण के लिए समान होते हैं, जैसे रिटर्न एड्रेस या फॉर्म लेटर में विभाजन करना ना, तो वो मुख्य डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं भाई, ठीक है। तो इस प्रकार इसका तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड फीड्स, ठीक है ना। इसके बाद में 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था जो है एक एक्सेल वर्कबुक जो है ना वर्कशीट का संचालन होती है भाई, ठीक है ना, एक एक्सेल वर्कबुक जो है वर्कशीट का एक संकलन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है लिखा हुआ है कि ये पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्ट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है, प्रारंभ से शुरू करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F5 वाली कुंजी जो होती है ना, वो F5 वाली फंक्शन जो कुंजी होती है, इसका प्रयोग हम शॉर्ट की का जो प्रेजेंटेशन होता है उसको प्रारंभ करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुति अगर प्रारंभ करनी है तो शिफ्ट प्लस अगर F5 अगर हम लगाते हैं ये कुंजी, ठीक है ना, शॉर्टकट, ये शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5, ठीक है ना। वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुति प्रारंभ करनी हो तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। पूछ सकता है कि वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुति प्रारंभ करना है तो आप कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, तो शिफ्ट प्लस F5 दबाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया इसमें, और क्वेश्चन नंबर है 71। क्वेश्चन कह रहा था कि निम्न में से किसी सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता है ना। तो सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में किसे नहीं माना जा, तो आप जानते हैं सेकेंडरी स्टोरेज जो है ना, सेकेंडरी जो स्टोरेज होता है वो स्थायी डेटा भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है ना। अब स्थायी डेटा का मतलब क्या हुआ भाई? ऐसा मान लो जैसे कंप्यूटर चल रहा है तो बिजली चली गई था ना, तो फिर भी डाटा बना रहे हैं, तो ऐसे ऐसे उपकरण कौन सा? हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया और ऑप्टिकल डिस्क, सभी सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण है ये, ठीक है ना। जबकि रैम जो है ना, रैम जो है सेकेंडरी स्टोरेज का स्वरूप नहीं माना जाता है भाई, तो रैम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भाई सेकेंडरी स्टोरेज कहते ही उन्हें जिनमें स्थायी डेटा भंडारण का प्रयोग करते हैं हम, और उसके लिए हम जानते हैं कि जो हो गया ये हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी चीज़ें जो है सेकेंडरी स्टोरेज डेटा का स्थान लेती है। लेकिन जो रैम होता है ना, वो रैम जो है सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं आता भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया इसमें कि निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? अच्छा, सबसे बड़ी इकाई बताना है, सीधा सा क्वेश्चन है। देखिए, किलोबाइट जो दिया ना इसने, किलोबाइट, तो एक केबी में जो है ना, एक केबी में 1024 बाइट के बराबर होता है। और मेगाबाइट जो बोलते हैं, एमबी को बोलते हैं, एमबी में 1024 केबी होती है ना। और यहाँ पे दिया गीगाबाइट, गीगाबाइट का मतलब जीबी, तो जीबी, एक जीबी में 1024 एमबी के बराबर। और ये दिया टीबी, टीबी का मतलब टेराबाइट है ना, तो टेराबाइट में 1024 जीबी होता है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन हो भाई? जीबी, ये हो गया ना टेराबाइट, टीबी, क्योंकि टीबी के अंदर आता है जीबी और जीबी के अंदर आता है एमबी, एमबी के अंदर आता है केबी।
ठीक है। तो इस प्रकार सबसे बड़ा इनमें कौन हो गया, टेराबाइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 73 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें। पूछ रहा है कि जो वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग का उदाहरण कौन सा है इनमें, है ना। तो बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना भाई। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग का उदाहरण होता है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को विशिष्ट कार्य को पूरा करने करने के लिए डिजाइन किया जाता है ना, जैसे दस्तावेज बनाना, डेटा विश्लेषण करना या छवि को संपादित करना, है ना, ये प्रोग्राम उपयोगकर्ताओं को कुछ विशिष्ट कार्य करने में मदद करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 74 है, जो जो क्वेट्री है वो डेज के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, किसके रूप में प्रयोग किया जाता है भाई इसका, है ना। तो इसका उपयोग हो जाएगा क्वेरिटी का जो है इसका उपयोग हो जाएगा कीबोर्ड, ठीक है भाई। कीबोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कीबोर्ड हो जाएगा, किस संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है, क्वेरिटी का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाइयों, इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 75 नंबर का क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोग्राम का संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल मूल प्रकार जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत क्वेश्चन दिया है इसने, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसने यहाँ पे देख के कंपाइलर दिया है, तो कंपाइलर का पहले हम देख चुके हैं कि कंपाइलर जो है ऐसा प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा को दूसरे में ट्रांसलेट करता है ना, आमतौर पर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कोडेड करता है। इंटरप्रेटर में हमने देखा था पहले, ऐसा प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम भाषा को एक लाइन बाय लाइन बेसिस पर निष्पादित करता है ना, जैसे कि पाइथन एग्जाम्पल था इसका। और जो नेटवर्क है, तो नेटवर्क तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं, हम नेटवर्क बोलते हैं, जैसे वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे कौन सा था, 75 था। 75 के बाद में रीजनिंग चालू हो गई, ठीक है ना। तो रीजनिंग को हम अगले, रीजनिंग और जो मैथ है ना ये बच गया, तो इन दोनों को हम अगले वीडियो में करने वाले हैं भाई, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो चुका है। तो ये था जो है कंप्यूटर और हिंदी और जीके वगैरह का क्वेश्चन साइंस, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन था भाई।